नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं प्राणी विज्ञान में बहुकोषीय जंतुओं के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था सरीसृप के बारे में। आज उससे महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं और अन्य बचे हुए टॉपिक को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, सरीसृप कैटेगरी में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं। पहला पॉइंट आता है आपका मेसोजोइक युग को रेप्टाइलों का युग भी कहते हैं। यानी अगर हम बात करें दोस्तों तो सरीसृप युग में बहुत बड़े बड़े विशाल हमारे ऐसे जानवर जैसे डायनासोर इस तरीके से पाए जाते थे जिन्हें हम रेप्टाइलों के युग से नाम से भी जानते थे। तो यहाँ पे कभी कोई प्रश्न ये भी पूछ लेता है मेसोजोइक युग को किन के युग के नाम से जाना जाता था, तो रेप्टाइलों के युग के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो घोंसला बनाने वाला एकमात्र शब्द नागराज है। क्वेश्चन बार बार पूछता है आपसे कि कौन सा एक ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है, तो आपको आंसर देना होगा नागराज है। इसका मुख्य भोजन अन्य सर्प होते हैं। जैसे कि हम बात करें तो हर किसी का अपना एक अलग अलग भोजन होता है, इसी तरीके नागराज का जो मुख्य भोजन होता है वो अन्य सर्प होते हैं। विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली हिलोडर्मा है। ये हमारे कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं जो वन लाइनर में आपको देखने को मिलेंगे, तो इनको चर्चा कर लेते हैं। हो सकता है अगर यहाँ से भी प्रश्न अगर बने तो आपके एग्जाम की दृष्टि में आपको एग्जाम में सहायक होगा। तो चलिए दोस्तों, पहला मैंने चर्चा किया मेसोजोइक युग को किस नाम से और भी जानते हैं, तो रेप्टाइलों के युग से नाम से जानते हैं। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है, तो नागराज है। इसका मुख्य भोजन के बारे में बात करें तो अन्य सर्प हैं। विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली के बारे में बात करें तो हिलोडर्मा है। संसार का सबसे जहरीला सांप बात करें तो समुद्री सांप होता है जिसे हाइड्रोफिश के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करें मेबुइया बिल बनाने वाली छिपकली है जिसका प्रचलित नाम जो है स्कंक है। तो कुछ ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो सरीसृप वर्ग में आप ध्यान रखें। हो सकता है यहाँ से अगर कोई प्रश्न बनता है तो आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट एम्फीबिया वर्ग में हम चर्चा करते हैं पक्षी वर्ग के बारे में। इस वर्ग के अंतर्गत हवा में उड़ने के साथ जमीन पर चलने वाले पक्षी प्राणी आते हैं। तो पक्षी वर्ग के बारे में हम बात करें दोस्तों तो ऐसा नहीं होता है कि पक्षी वर्ग में वे ही पक्षी आते हैं जो हवा में ही उड़ते हैं। पक्षी वर्ग में बहुत सारे ऐसे हमारे पक्षी हैं जो दौड़ते हैं यानी उड़ने में असमर्थ होते हैं, तो उन्हें भी इसी वर्ग में रखा गया है। ये नियततापी यानी वार्म ब्लेडेड होते हैं। इनका शरीर 3 भागों में विभाजित, सिर, गर्दन, धड़। तो जिस तरीके से आप किसी भी पक्षी को देखेंगे तो उसकी बनावट में आपको लगेगा कि सिर है, गर्दन है और धड़ है। इस 3 भागों में उसका पूरा शरीर क्या होता है, विभाजित होता है, या हम कह सकते हैं इन 3 भागों से ही मिलकर उसका शरीर बना होता है। जैसे एग्जाम्पल पे बात करें तो कबूतर, तोता, ऑस्ट्रिच, कीवी, मोर आदि यानी अनगिनत पक्षियों के नाम इसमें आ सकते हैं। आप सभी उनसे भली भांति परिचित हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कबूतर, तोता, ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग और कीवी और मोर के बारे में लिख रखा है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें तो कुछ क्वेश्चन आपके पक्षी वर्ग से ऑब्जेक्टिव बनते हैं, इन्हें हम चर्चा करते हैं नोट के रूप में। पहला, ये सभी जो जीव होते हैं हृदय 4 वेशमी होते हैं यानी 2 अलिंद और 2 निलय होता है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिक करिए, कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न आपका मिलता है। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड यानी गुंजन पक्षी के नाम से भी इसे जाना जाता है। कई बार प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, तो आप वहां पे देखेंगे तो गुंजन पक्षी या हमिंग बर्ड का नाम वहां पे दिया जाता है। यह एकमात्र पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है, तो ये इसकी एक क्वालिटी है या खासियत कह सकते हैं। अगर प्रश्न यहाँ से भी पूछता है इनमें से विकल्प देकर पूछेगा इनमें से कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा गुंजन पक्षी या हमिंग बर्ड। नेक्स्ट दोस्तों बात करें ऑस्ट्रिच, एक दौड़ने वाला बहुत बड़ा पक्षी है। इसका अंडा सबसे बड़ा होता है। यानी पक्षियों में हम बात करें ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग
तो इसका अंडा जो होता है सबसे बड़ा होता है। और ये जो ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग है, यह एक दौड़ने वाला बहुत बड़ा पक्षी है। आप ऑस्ट्रिच को देखे भी होंगे और नहीं भी देखे हैं तो आप नेट के माध्यम से सर्च करके उसकी इमेज को देख सकते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके की प्रक्रिया करता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें आवाविल यानी स्विफ्ट के नाम से भी जिसे जानते हैं, यह सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है। तो और नेक्स्ट पॉइंट में बात करें तो एमू और कीवी ना उड़ने वाले पक्षी हैं जो न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। कीवी का वैज्ञानिक नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप कीवी का वैज्ञानिक नाम याद रखें, एप्टेरिक्स। कीवी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एप्टेरिक्स। नेक्स्ट दोस्तों बात करें मोर का वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस है, और आप सभी को पता भी है जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी है। नहीं, यहाँ से भी कभी कभी प्रश्न बन जाता है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पूछा जाता है पेपर में, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें दोस्तों तो कीवी का वैज्ञानिक नाम होता है आपका अपटेरिक्स, और मोर का वैज्ञानिक नाम बात करें तो पाबो क्रिस्टेटस। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर के बारे में बात करें तो कोलकाता में है, कोलकाता के अलीगढ़ में। तो कभी कभी प्रश्न यहाँ से भी बन जाता है भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पे है, तो वहाँ पे कोलकाता ऑप्शन देगा, या फिर हो सकता है आपका अलीगढ़ का भी विकल्प दिया जा सकता है, इसको भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट दोस्तों बात करें विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पे है, तो दक्षिण अफ्रीका में है, और उसके नाम के बारे में बात करें तो क्रूजर नेशनल पार्क है। ध्यान रखें, भारत का अगर आपसे पूछता है तो कहाँ पे है, कोलकाता में है, और अगर विश्व का पूछ लेता है तो आप दक्षिण अफ्रीका लगाएंगे। तो स्पेशली अगर हम बात करें तो किस नाम से, क्रूजर नेशनल पार्क के नाम से है। नेक्स्ट आते हैं हम स्तनधारी वर्ग, जो हमारा एम्फीबिया का अंतिम उपवर्ग भी है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इस वर्ग के सभी प्राणी अधिक विकसित व समतापी होते हैं। इनमें 4 चैम्बर होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, 4 रेशमी, 2 अलिंद, 2 नीलय। इसी तरीके जो आपके स्तनधारी वर्ग आते हैं उनमें भी 4 चैम्बर होते हैं, यानी 2 अलिंद, 2 नीलय होते हैं। स्तनधारी वर्ग को समझने के लिए इन्हें भी तीनों उपवर्गों में रखा गया है, यानी इनके भी तीनों उपवर्ग होते हैं। पहला होता है आपका मेटाथीरिया, दूसरा है प्रोटोथीरिया, और तीसरा आपका होता है यूथीरिया। ध्यान रखेंगे कि अगर हम स्तनधारी वर्ग के बारे में जानकारी करते तो इन्हें 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है, यानी 3 उपवर्गों में रखा गया है। पहला है आपका मेटाथीरिया, दूसरा है प्रोटोथीरिया, तीसरा आपका यूथीरिया। आइए देखते हैं मेटाथीरिया क्या होते हैं, दूसरा प्रोटोथीरिया क्या होते हैं, और यूथीरिया क्या होते हैं, और इनसे बनने वाले ऑब्जेक्टिव किस तरीके से पूछे जाते हैं। दोस्तों बात करें तो मेटाथीरिया, यह जंतु ना तो अंडे देते हैं ना ही पूर्ण विकसित बच्चे को, अर्थात हम कह सकते हैं मतलब अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे कंगारू। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, तो अगर आप इसको ध्यान रखेंगे तो ये आपके लिए शायद हो सकता है इंपॉर्टेंट बन जाए। कभी कभी प्रश्न ऐसा पूछ लेता है मेटाथीरिया में कौन सा जीव आता है, तो वहां पे ऑप्शन आपका देगा कंगारू, एकिडना, मोनोट्रिम और आपका डॉल्फिन, या इस तरीके कोई विकल्प बना देगा। तो आपको ध्यान रखना होगा, आपने कंगारू की इमेज देखी होगी, उसका जो बच्चा होता है वो अपरिपक्व होता है, यानी वो अपने आगे थैली में उसको रखे रहता है। तो यानी हम बात करें मेटाथीरिया में, यह जंतु ना तो अंडे देते हैं और ना ही पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं, मतलब अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो हो जाएगा आपका कंगारू। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं प्रोटोथीरिया के बारे में। यह स्तनधारी अंडे देते हैं, यानी जो पूर्ण रूप से अंडे देते हैं और अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, उनको हम रखते हैं प्रोटोथीरिया के अंतर्गत, जैसे एकिडना और मोनोट्रिम। तो इसको ध्यान रखिएगा, एकिडना और मोनोट्रिम जो आपके आते हैं प्रोटोथीरिया के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करें यूथीरिया, यह सभी जीव पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो चूहा है, कुत्ता है,
खरगोश है, हाथी है, मनुष्य है, चमगादड़ है, डॉल्फिन है, बाघ है, कपी है, समुद्री गाय है, समुद्री सिंह है आदि। यानी बात करें तो यूथेरिया एक बहुत बड़ा समूह हो जाता है। यानी हम बात करें तो इसमें आपके मनुष्य भी शामिल होते हैं। इनकी वैरायटी क्या होती है, यानी कैटेगरी इनकी क्या होती है, इनकी क्वालिटी क्या। यह सभी जीव क्या करते हैं, पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देते हैं, यानी पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं यूथेरिया से रिलेटेड या अन्य बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। जैसे ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी है। कई बार एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट, इसको टिक करें। क्वेश्चन आपसे पूछता है सबसे बड़ा स्तनी कौन सा होता है, तो वहां पे ब्लू व्हेल देता है, आपको आंसर टिक करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट, श्रेव या स्मॉल माउस के नाम से जिसे जानते हैं, सबसे छोटा स्तनधारी प्राणी होता है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं, सबसे बड़े, सबसे छोटे, इनको ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे बड़ा तो ब्लू व्हेल हो जाएगा, और सबसे छोटा अगर पूछता है तो स्मॉल माउस की प्रजाति जिसे श्रेव के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करें, पक्षी वर्ग व स्तनधारी वर्ग दोनों ही समतापी होते हैं। समतापी का मतलब होता है जिनका टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं रहता, यानी हर मौसम में इनका तापमान जो होता है वो क्या होता है, इनका ब्लड जो होता है या इनका टेम्परेचर जो होता है वो समान होता है, यानी समतापी होते हैं। वेल में सबसे विशालतम दांत वाला वेल के बारे में बात करें तो स्पर्म वेल जो होता है इसका सबसे विशाल दांत होता है। कई बार ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी बना है तो आप इसको ध्यान दें। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो डॉल्फिन हाल ही के चर्चा में रही है। डॉल्फिन डॉल्फिन एक बहुत ही बुद्धिमान स्तनधारी यानी प्राणी माना जाता है। तो अब डॉल्फिन के बारे में चर्चा करते हैं। डॉल्फिन स्तनधारी जलीय जीव है। इसी इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। यानी अभी आप सबने देखा होगा गंगा में पाया जाने वाला जो हमारा डॉल्फिन है वो क्या है, वर्तमान में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, और ये बहुत ही बुद्धिमान भी माना जाता है। तो ये बहुत सारे कुछ क्वालिटी होने के कारण डॉल्फिन को क्या किया गया, राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव कई बार प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया है या इनमें से कौन है, तो आपका हो जाएगा डॉल्फिन। नेक्स्ट दोस्तों बात करें, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है, जिसकी बात करें तो 39 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान होता है। तो इस तरीके से हमने इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा किया। अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर देखते हैं और भी क्या ऑब्जेक्टिव आपके बनते हैं। चलिए नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं। अभी आपने देखा कि बकरी के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। इसके बाद आता है आपका डकविल्स प्लेटिपस, एकमात्र विषैली स्तनी है। तो ये भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव आपका बनता है, तो आप इसे ध्यान दें। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आप ये कुछ ऑब्जेक्टिव बनते हैं जिनको मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है नोट के रूप में। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो इन सभी के अगर बारे में बात करें तो इन सभी में रक्त पाया जाता है, और रक्त की मुख्य भूमिका क्या होती है, किस तरीके की होती है, आखिर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए पहला पॉइंट क्या है, इनमें हीमोग्लोबिन होता है जिसमें हिम नामक रंजक होता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। अभी हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ह्यूमन ब्लड के बारे में, मानव रक्त के बारे में चर्चा करेंगे। वहां पे आपको बताया जाएगा मानव रक्त किस तरीके से बनता है, उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है, उसका पीएच मान क्या होता है, इससे रिलेटेड भी वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो अभी केवल इतना ही चर्चा करते हैं कि हीमोग्लोबिन की मुख्य भूमिका क्या होती है, वो किस तरीके से निर्मित होता है, और किस तरीके से हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को संयोग यानी उनका बैलेंस बनाकर रखता है। जैसा आपने देखा इनमें हीमोग्लोबिन होता है जिसमें हिम नामक रंजक होता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है हीमोग्लोबिन लौह युक्त प्रोटीन होता है जो
ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO और CO2 के संयोग करने की क्षमता रखता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले लौह यौगिक को हिमैटिन कहा जाता है या हिमैटिन कहते हैं। तो यहाँ से भी कई बार ऑब्जेक्टिव आपने देखा है, पूछा जाता है अक्सर हिमैटिन क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना होगा हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले लौह यौगिक को ही हम क्या कहते हैं, हिमैटिन कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव आपके स्तनधारी वर्ग से बनने वाले हैं उनमें क्या क्या खासियत होती है, इनके बारे में चर्चा किया। अब छोटा पॉइंट एक आ जाता है आपका बंदर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है बंदरों को कितने उपवर्ग में रखा गया है। तो इनके दो वर्ग बनाए गए हैं, पहला वाला जो है कपी वर्ग और दूसरा होता है आपका बानर वर्ग। तो कपी वर्ग में भी दो वर्ग बनाया गया, हीन कपी और महाकपी के रूप में। हीन कपी क्या होते हैं, ये वे छोटे आकार के बंदर होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें गिब्बन, ठीक है, यानी छोटे आकार के जो बंदर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हीन कपी के अंतर्गत रखते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो गिब्बन आता है इसमें। महाकपी ये बड़े आकार के मानवनुमा कपी होते हैं, इन्हें हम महाकपी कहते हैं, जैसे चिंपैंजी और गोरिल्ला। आपने देखा होगा चिंपैंजी और गोरिल्ला को बिल्कुल मनुष्यों जैसे दिखते हैं, यानी मानवनुमा दिखते हैं। अब दूसरा वर्ग आता है बानर वर्ग। बानर वर्ग में लंगूर को आपने देखा होगा। तो लंगूर जो होता है वो हमारा क्या होता है, बानर वर्ग में आता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट करके यहाँ पे आप ध्यान रखें, बबून यह विश्व का सबसे बड़ा बंदर होता है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा बंदर कौन सा होता है, तो बबून। नेक्स्ट दोस्तों चर्चा कर लेते हैं चमगादड़ के बारे में। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि चमगादड़ कैसा प्राणी है या कैसा जीव है। तो चमगादड़ क्या होता है, चमगादड़ भी एक स्तनधारी जीव है, यानी यह स्तनधारी में आती है और इसकी खास क्वालिटी है यह प्राश्रव्य ध्वनियों को सुन सकती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है इनमें से कौन सा जीव है जो प्राश्रव्य ध्वनियों को सुन सकता है, तो चमगादड़ ऑप्शन देता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है चमगादड़ क्या है, तो चमगादड़ एक स्तनधारी में आता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं प्राणी विज्ञान के सारे ही वीडियोस आपने देखे होंगे और ये वीडियो आपका प्राणी विज्ञान से रिलेटेड अंतिम वीडियो था। और उम्मीद करता हूँ प्राणी विज्ञान से बनने वाले सारे ही ऑब्जेक्टिव आप बनाइए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप चैनल पर कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।